इस क्लास में लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट करेंगे, तो हेडिंग डाल लो लेटर वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक एज। इसका टाइम पीरियड क्या है? अराउंड 1000 BC से लेके 600 BC तक। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेटर वैदिक एज को या इस पीरियड को पेंटेड ग्रे वेयर भी बोलते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर क्यों बोलते हैं? देखो, वेयर का मतलब होता है पोटरी, यानी कि बर्तन वगैरह, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं अभी भी और पहले बनाए जाते थे। तो जो मिट्टी के बर्तन इस टाइम पीरियड में बने थे उनको ग्रे पेंट किया जाता था, इसलिए उन्हें पेंटेड ग्रे वेयर बोलते थे। PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। और लेटर वैदिक पीरियड में ही पहली बार आयरन का एविडेंस सबसे पहले पाया गया। कहाँ पे? ये यूपी की एटा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में है एटा डिस्ट्रिक्ट। एटा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे एक प्लेस है अतरंजी खेड़ा। ये आपको नाम याद रखना है, अतरंजी खेड़ा। ये अतरंजी खेड़ा पहला प्लेस है जहाँ पे आयरन का पहला सबूत पाया गया कि इस टाइम के लोग आयरन यूज क्या करते थे। याद है आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन इस टाइम पीरियड के लोग आयरन के बारे में जानते थे। और पहला एविडेंस, एविडेंस मतलब प्रूफ, सबूत, कहाँ पे मिला था? आयरन का, लोहे का, अतरंजी खेड़ा में, यूपी की एटा डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद रखना है। इस टाइम पीरियड पे दो आर्यन ट्राइब थी पॉपुलर, एक थी भरत और दूसरी आर्यन ट्राइब थी पुरु। इन दोनों ट्राइब को मिला के कुरु के नाम से जाना गया, कुरु के नाम से, कुरु ट्राइब के नाम से। और इनका जो एरिया था वो एरिया का नाम था कुरुक्षेत्र। और आज कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? हरियाणा में। ये कुरुक्षेत्र जो एरिया है और इनके आसपास का एरिया लगभग हरियाणा से लेके यूपी और वेस्टर्न बिहार तक, ये वाला एरिया आता था कुरु ट्राइब के अंडर। और इनकी कैपिटल क्या थी, राजधानी क्या थी? कुरु जो ट्राइब थी, इनकी जो टेरिटरी थी उसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। उसका नाम था हस्तिनापुर। ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। अब जानते हैं इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी लेटर वैदिक पीरियड में। यहाँ के लोग किस तरह से व्यवसाय क्या करते थे अपने भरण पोषण के लिए। तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानते हैं। देखो, इस टाइम पे क्या था, हमने ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में जाना। उसमें क्या था? उसमें लोग पशुपालन क्या करते थे? पशुपालन, कैटल ब्रीडिंग, यानी कि उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था? कैटल ब्रीडिंग। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर। लेकिन यहाँ पे अब एग्रीकल्चर प्रधान हो गई। यहाँ पे जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया वो कौन सा हो गया? एग्रीकल्चर, कृषि। यहाँ पे कृषि का बोलबाला ज़्यादा बढ़ गया। और देखो, जब कृषि ज़्यादा होने लगी, प्राइमरी ऑक्यूपेशन इनका यही बन गया, व्यवसाय का प्राथमिक साधन इनका एग्रीकल्चर, कृषि बन गया, तो देखो यहाँ के लोग अब सेटल होना शुरू कर देंगे। अधिकतर लोग सेटल तो वहाँ भी हो गए थे शुरू ऋग्वैदिक पीरियड में, क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ के लोग भी करते थे, लेकिन यहाँ पे परमानेंटली सेटल हो गए। और यहाँ पे एग्रीकल्चर जब प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन गया तो इसकी वजह से प्राइवेट लैंड का जो कंसेप्ट है तेजी से बढ़ गया। यानी कि लोगों ने भूमि पे अपना अधिकार जमाना, कब्जा करना शुरू कर दिया। क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है, जिसने जितनी भूमि घेर ली, कब्जा कर लिया, वो उसकी भूमि होगी, उस पर खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ही जो प्राइवेट लैंड का जो कंसेप्ट है, ओनरशिप का कंसेप्ट, प्राइवेट लैंड ओनरशिप का कंसेप्ट यहाँ पे तेजी से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन थी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन बन गया कैटल ब्रीडिंग। कैटल ब्रीडिंग भी कर रहे थे लोग, पशुपालन भी कर रहे थे, लेकिन ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन बन गया था, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। और प्राइमरी था एग्रीकल्चर। और यहाँ के लोग कृषि में जो मोस्टली अनाज उगाते थे वो कौन सा उगाते थे? ये देखो, बारले उस टाइम के लोग भी उगाते थे ऋग्वैदिक पीरियड के, तो इन्होंने बारले भी स्टार्ट कर दी, मतलब उगाना कंटिन्यू रखा।
बार्ले यानी कि जौ, BARLEY, बार्ले। और राइस भी उगाते थे, और राइस को बोलते थे वरीनी, वरीनी के नाम से जानते थे राइस को। और इन्होंने वीट भी उगाया, यानी कि जौ, चावल, गेहूं इनके प्रमुख मतलब प्रमुख क्रॉप कल्टीवेशन थी एग्रीकल्चर में। वीट को ये बोलते थे गोधुनम, जैसे राइस को वरी नहीं बोलते थे और वीट को बोलते थे गोधुनम, गोधुनम GODHUNAM, गोधुनम, इस नाम से पुकारते थे। तो ये थी इनकी इकोनॉमिक कंडीशन। अब जानते हैं इनकी पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी इनकी, पॉलिटिकल कंडीशन। देखो यहाँ पे जो किंग था, किंग को जाना लगा यूनिवर्सल किंग, किंग केम टू बी नोन एज यूनिवर्सल किंग, यानी किंग ही, राजा ही सब कुछ है। और जितनी टेरिटरी पे वो रूल क्या करता था, उसी के आधार पे किंग की पावर को डिसाइड किया जाता था कि किंग की कितनी पावर है। और डिफरेंट रीजन में किंग को अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे देखो ये आपका मिडल जो किंगडम होता था, मिडल किंगडम, जैसे मान लो ये टेरिटरी है पूरी जिस पे राज कर रही है इस टाइम की ट्राइब, ये ईस्टर्न एरिया हो गया, ये वेस्टर्न एरिया हो गया, यानी कि ईस्टर्न मतलब पूर्वी, वेस्टर्न पश्चिमी, ये नॉर्थ उत्तर और साउथ पश्चिम, और ये मिडल वाला एरिया हो गया सेंट्रल एरिया। सेंट्रल एरिया में जो किंग को बोलते थे, राजा के नाम से पुकारते थे, राजा, वही राजा RAJ। और जो नदन साइड में किंग को नाम से पुकारते थे उसको बोलते थे विराट, नदन साइड में। और ईस्टर्न साइड में बोलते थे सम्राट, सम्राट। और साउथ साइड में बोलते थे भोज, भोज। और वेस्टर्न साइड में बोलते थे स्वैराट, स्वैराट, SVARAT, स्वैराट। तो इन अलग अलग नामों से राजा को, यानी कि ये डिफरेंट टाइटल दिए जाते थे राजा को टेरिटरी के हिसाब से डिफरेंट एरिया में। और देखो इस टाइम पे रिचुअल्स भी परफॉर्मेंस की जाती थी, रीति रिवाज, किंग परफॉर्म करते थे रिचुअल्स को। और उन रिचुअल्स में 2 रिचुअल्स इंपॉर्टेंट थी, 2 रिचुअल्स। कौन कौन सी रिचुअल्स इंपॉर्टेंट थी 2 रिचुअल्स में? पहला है आपका राजस्व, राजस्व। ये एक सेरिमोनियल कोरोनेशन होता था 1 दिन का, जिस टाइम पे देखो राजा को गद्दी मिलती थी उस टाइम पे उत्सव होता था। जैसे अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, जब राजा चुना जाता है तो राजा के चुनने के उपलक्ष्य में सेरेमोनियल कोरोनेशन, यानी कि जब राजा का अपनी गद्दी संभालता तो उस टाइम पे उत्सव होता है ना, इस तरह का। तो ये कोरोनेशन सेरेमनी थी, मतलब राजा को जब गद्दी मिलेगी तो उस टाइम पे उत्सव होगा, 1 दिन का उत्सव, इसको बोलते थे राजस्व। दूसरा जो रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता था इंपॉर्टेंट, उसे बोलते थे अश्वमेध, अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अश्वमेध यज्ञ, YAGYA, अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होता था अश्वमेध यज्ञ में? अश्वमेध यज्ञ में होता था मेनली राजा अपनी टेरिटरी अपने एरिया का, क्षेत्र का एक्सपेंशन करता था, यानी कि इंक्रीज करता था। टेरिटरी एक्सपेंशन कैसे करता था? देखो राजा जो पावरफुल राजा होता था वो अपने आसपास के एरिया जिसको वो रूल नहीं कर रहा है, मान लो यहाँ पे एक राजा रह रहा है, ठीक है, अब ये राजा जो यहाँ पे राज कर रहा है इस टेरिटरी में, इस वाले एरिया में दूसरा एरिया, ये A एरिया है और ये B एरिया है। B एरिया में दूसरा एक राजा है R2 राजा, ये R1 मान लो। अब R1 राजा ज़्यादा पावरफुल है तो ये अपना घोड़ा मतलब हॉर्स,
अपना घोड़ा भेजता था R2 राजा की टेरिटरी में, एरिया में। और अगर घोड़ा किसी ने नहीं रोका, यानी कि इस टेरिटरी बी टेरिटरी के राजा ने अगर घोड़े को नहीं रोका और घोड़ा घूम के वापस आ गया पूरी टेरिटरी में, तो ये मान लिया जाता था कि जो R2 राजा है उसने R1 राजा की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ली, यानी कि ये R2 जो राजा है बी टेरिटरी को जो रूल करता है ये भी R1 राजा के अंदर आता है। तो ये R1 राजा पूरे का राजा बन गया और इस R1 राजा के अंदर आता है R2 राजा। समझ गए? यानी कि पूरी टेरिटरी अब R1 राजा की हो गई। और अगर मान लो R2 राजा था, जो R2 राजा था, अगर R2 राजा ने, ये R2 राजा है जो, इस राजा ने घोड़े को रोक लिया और पकड़ लिया, तो इसका मतलब ये माना जाता था कि ये राजा R2 राजा R1 राजा की जो सुप्रीमेसी है, हेजीमनी है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब R1 राजा युद्ध डिक्लेयर करता था, फिर युद्ध लड़के अगर R2 राजा को हरा देता था R1 राजा तो फिर टेरिटरी इसकी हो जाती थी, वरना अगर R2 राजा जीत जाता था तो फिर उसकी टेरिटरी उसी की रहती थी। तो अगर कोई घोड़े को रोकेगा तो युद्ध होगा, नहीं रोकेगा तो उस राजा की सारी टेरिटरी हो जाएगी। तो ये था अश्वमेध यज्ञ। अब जानते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। लेटर वैदिक एज में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होता था, यानी कि इनका प्रशासन कैसे चलता था। देखो, इस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो फुली डेवलप हो चुका था। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑफिसर अपॉइंट किए जा चुके थे और इन ऑफिसर को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करते थे, उनको बोलते थे रत्निन। रत्निन किसको बोलते थे? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करते थे उनको। और इनमें ना 8 ऑफिसर मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। मतलब इनमें एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आजकल है ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जैसे IAS, IPS, IRS, डिफरेंट पोस्ट हैं, इस तरह से उस टाइम पे भी पोस्ट हुआ करती थी। तो उस टाइम पे जो ऑफिसर हुआ करते थे उनमें 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। एक थी पुरोहित बोलते थे एडवाइजर को, जो राजा को सलाह देता था, सलाहकार, वो था पुरोहित। दूसरा है सेनानी, ये था कमांडर इन चीफ, यानी कि जो युद्ध लड़ने के लिए सेना का नेतृत्व करता था, कमांडर इन चीफ। तीसरा इंपॉर्टेंट था महिषी। देखो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में नहीं आता था, लेकिन इसमें क्या है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन माना जाता था उस टाइम में, क्योंकि महिषी बोलते थे चीफ क्वीन को। चीफ क्वीन यानी कि मुख्य रानी की भूमिका अहम हुआ करती थी। चौथा हो गया आपका ग्रामीणी बोलते थे, GRAMINI, ग्रामीणी, हेड ऑफ द विलेज को, यानी कि जो सरपंच हुआ करता था, इस टाइम का सरपंच होता है ना, गांव का प्रधान, तो हेड ऑफ द विलेज को बोलते थे ग्रामीणी। और फिर एक आता है युवराज, 5वें नंबर पे युवराज बोलते थे प्रिंस को, यानी कि राजा का बेटा युवराज। एक पोस्ट होती थी संग्रहितारी, SANGRAHITARI, संग्रहितारी। ये होता था ट्रेजरर मतलब खजांची, जो पैसे के लेन देन की जानकारी रखता था, संभालता था, देखभाल करता था, ट्रेजरर। फिर होती थी एक पोस्ट भागदुग, BHAGADUGA, भागदुग। ये होता था कलेक्टर ऑफ टैक्स, जो टैक्स का कलेक्टर होता था, टैक्स को कलेक्ट करता था। फिर आता है एक पालगली या पालगल, ये होता था मैसेंजर, जो राजा का मैसेज लेके जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसे बोलते थे पालगल। तो ये 8 इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर माने जाते थे उस टाइम पे।
अब जानते हैं इनकी सोशल कंडीशन कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी इनकी, सोशल कंडीशन। देखो इस टाइम पे जो कास्ट सिस्टम है ना वो फुली डेवलप्ड हो चुका था। देखो कास्ट सिस्टम ऋग्वैदिक पीरियड में भी आ गया था, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था, जन्म के आधार पे कास्ट जाति डिफाइन नहीं की जाती थी। जिसका जो काम होता था वो अपने काम के आधार पे कोई सी भी जाति चूज कर लेता था, मतलब फुल आज़ादी थी। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, अब मान लो ये ए बंदा मान लो ब्राह्मण है, तो इसका बेटा जो पैदा होगा वो ब्राह्मण ही होगा, भले वो ब्राह्मण का काम करे या ना करे। लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था, अगर उसका काम ब्राह्मण जैसा होगा तभी उसे ब्राह्मण बोलेंगे, ब्राह्मण वर्ग में आएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ पे कास्ट सिस्टम फुली एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है। और जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये देखो इनको ना कपड़े पहनने का जो था सिस्टम वो भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो ब्राह्मण है वो वाइट और डार्क रेड क्लॉथ पहनेंगे, वाइट एंड डार्क रेड, सफ़ेद और गहरा लाल रंग के कलर के कपड़े पहनेंगे ब्राह्मण, यानी कि दूर से पहचान ले जाएंगे कि ये ब्राह्मण है। और जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय वो पहनेंगे लाइट रेड कलर के क्लॉथ। और जो वैश्य हैं वो येलो कलर, पीला कलर के कपड़े पहनेंगे। और जो शूद्र बचे वो पहनेंगे ब्लैक कलर के कपड़े, उन्हें वाइट, रेड, येलो कलर के कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। जो फादर की पावर थी फैमिली में जो फादर की पावर थी वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई, यानी कि न्यूक्लियर फैमिलीज एग्जिस्टेंस में आ गई, फादर की पावर ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और जो वुमन की पोजीशन थी फैमिली में वो डिक्लाइन हो गई, वुमन टोटली मैन की सबॉर्डिनेट बन गई। सबॉर्डिनेट यानी कि जैसा मैन कहेंगे वैसा ही वुमन मानेंगे, यानी कि जो पति है पत्नी के लिए वही परमेश्वर है, यानी कि जो ये आया ना कहावत, पति ही परमेश्वर है पत्नी के लिए, तो ये यहीं से लेटर वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट हो गया ये सिस्टम। और वुमन का रोल सिर्फ सबॉर्डिनेट का हो गया। अब ये क्या है, ट्राइबल जो काउंसिल हुआ करती थी ना उनको भी ये अटेंड नहीं कर सकती थी। ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं को इनवाइट किया जाता था, जब भी कोई सभा होती थी, काउंसिल होती थी, वहाँ पे महिलाओं को इनवाइट किया जाता था। लेकिन इस टाइम पे जो महिला हैं ट्राइबल काउंसिल को अटेंड नहीं कर सकती थी। वुमन का रोल सोसाइटी में घट गया, यानी कि उनकी पोजीशन है और डिक्रीज होती चली गई। अब इसी टाइम से ही देखो लेटर वैदिक पीरियड से ही महिलाओं के जो प्रति सबॉर्डिनेट की भावना है, उन्हें सप्रेस करने की जो भावना है, यहीं से स्टार्ट हो गई है। और जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के साथ, वो भी यहीं से स्टार्ट हो गया। और कास्ट सिस्टम यहाँ पे फुली एस्टेब्लिश हो चुका है, तो कास्ट के आधार पे भी, लोगों में भी, जाति के आधार पे भी यहीं से भेदभाव होना स्टार्ट हो चुका है अब। और महिलाओं की कंडीशन इस टाइम पीरियड से ही बद से बदतर होती चली गई है। और अब तक देखो आपको पता है बहुत सारे प्लेस में अभी भी महिलाओं की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार है, धीरे धीरे सुधर रही है जहाँ पे एजुकेशन आ रहा है। और क्या हुआ इस टाइम पीरियड में, देखो मोनोगेमी इसमें प्रेवलेंट थी। मोनोगेमी का मतलब एक आदमी एक ही शादी करेगा एक ही औरत से। लेकिन कुछ रॉयल फैमिलीज में, जैसे भाई साहब रॉयल फैमिली, राजा के परिवार है, उसका बेटा कई शादी कर सकता था। यहाँ पे पॉलीगैमी प्रेजेंट थी। पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह, एक आदमी दो औरत, एक से ज़्यादा औरत, दो या दो से अधिक औरत से शादी कर सकता था। ये रॉयल फैमिलीज में होता था। और किंग जो था, राजा 4 पत्नियां रख सकता था। जो राजा हुआ करता था उसको अलाउ था कि वो 4 वाइफ्स रख सकता है, 4 पत्नियां, 4 बीवियां रख सकता है। उसमें जो 4 जो पत्नियां होती थी, एक थी महिषी,
जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी रोल निभाती थी। चीफ क्वीन हुआ करती थी, जो चीफ मुख्य रानी, चीफ क्वीन। दूसरी हुआ करती थी ववता बोलते थे, पहली महिषी, दूसरी ववता बोलते थे उसे। ववता कौन होती थी? मोस्ट फेवरेट लव्ड, जिसे राजा सबसे ज़्यादा प्यार करता था अपनी चारों रानियों में, उसको बोलते थे ववता। मोस्ट फेवरेट लव्ड वन, जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो होती थी ववता। तीसरे नंबर की रानी को बोलते थे परिवृक्ति। परिवृक्ति ये क्या था? ये नेग्लेक्टेड कर दी जाती थी कुछ समय बाद, मतलब राजा का भाई साहब जब मन हुआ तो इसे छोड़ दिया, और फिर दूसरी रानी आ गई इसके स्थान पे, फिर उसको बोल दिया परिवृक्ति। परिवृक्ति एक पोस्ट का नाम हो गया, ये समझ लो आप। मतलब कुछ समय बाद जब राजा को लगा अब ये रानी कोई काम की नहीं है तो इसे निकाल दिया, फिर दूसरी रानी उसके पोस्ट पे ले आए, फिर वो हो गई परिवृक्ति। फिर उससे मन भर गया भाई साहब, फिर वो हटा दी। समझ रहे हो बात आप? तीसरी हो गई परिवृक्ति और चौथी हो गई पालगली। पालगली कौन है? याद करो, पालगल एक पोस्ट पढ़ी थी हमने, पालगल। पालगल कौन था? मैसेंजर, जो राजा का मैसेज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाता था। तो उसकी जो डॉटर हुआ करती थी उसकी शादी भी राजा के साथ करा देते थे। तो ये कौन हो गई? डॉटर ऑफ मैसेंजर, डॉटर ऑफ मैसेंजर। तो ये हो गई पालगली। तो ये चार मुख्य रानियां हुआ करती थी राजा की। यहां पे इंटरकास्ट भी प्रेजेंट थी, मतलब इंटरकास्ट मैरिजेज भी प्रेजेंट थी। देखो लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट फुली एस्टेब्लिश हो चुकी है, लेकिन इस टाइम पे भी इंटरकास्ट मैरिजेज हो रही हैं। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से शादी कर रहे हैं। दो तरह की, 2 टाइप्स की इंटरकास्ट मैरिज होती थी इस टाइम पे। कौन कौन सी? पहली है आपकी अनुलोम। अनुलोम, अनुलोम में क्या है? देखो इसमें क्या है, जो लड़का है बॉय वो हायर कास्ट से बिलोंग करता है, और जो लड़की है गर्ल वो आपकी लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। और जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो इस शादी को बोलते हैं अनुलोम मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज हो गई, लड़का हायर कास्ट से, गर्ल लोअर कास्ट से। दूसरे टाइप की जो मैरिज होती थी इंटरकास्ट मैरिज, उसको बोलते थे प्रतिलोम। इसमें क्या होता था? इसमें उल्टा, जो गर्ल है वो हायर कास्ट की है, और जो बॉय है लोअर कास्ट से। तो इस मैरिज को बोलते थे प्रतिलोम। तो 2 टाइप की इंटरकास्ट मैरिज प्रेजेंट थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर वैदिक एज। अब इसमें देखो, जब 2 टाइप की जो ये मैरिज हो रही हैं तो यहीं से एक नई कास्ट बन गई, क्योंकि देखो 2 कास्ट के लोग आपस में शादी कर रहे हैं, तो जब उसके बच्चे होंगे उनका नाम क्या देंगे? उनको किस कास्ट का डिफाइन करेंगे? तो इसकी वजह से एक नई कास्ट का जन्म हुआ। अगर 2 इंटरकास्ट के लोग मैरिज कर रहे हैं तो इनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कास्ट होगी कयस्थ। कयस्थ ये भाई साहब लिखा हुआ है। और कयस्थ का ओरिजिन जो मेनली हुआ है वो ब्राह्मण लड़का और शूद्र लड़की, इनसे जो पैदा हुआ, यानी कि अनुलोम शादी से जो लड़के पैदा हुए या बच्चे पैदा हुए उनकी जाति का नाम रख दिया कयस्थ। आज भी है कयस्थ। कयस्थ जाति के बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आपको पता ही होगा, अमिताभ बच्चन जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी। तो ये कयस्थ जाति इस तरह से ओरिजिन में आई लेटर वैदिक पीरियड में। और जो कयस्थ जाति का जो रेफरेंस मिलता है, फर्स्ट रेफरेंस, यानी कि हमें पता कहाँ से लगता है कि ये कयस्थ जाति किस तरह से आई, कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यज्ञनवल्क्य स्मृति। यज्ञनवल्क्य स्मृति, ये यज्ञनवल्क्य स्मृति में लिखा हुआ है। ये बुक है भाई साहब, लिटरेचर है, इसमें कयस्थ जाति के ओरिजिन के बारे में लिखा हुआ है। जो मेन प्रोफेशन था कयस्थ जाति का, क्योंकि देखो नई जाति पैदा हुई है तो इसका प्रोफेशन क्या होगा, क्या काम करेगी? इसका प्रोफेशन था
लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन रखना, जो भूमि का जितना भी लेखा जोखा है कि कितनी भूमि किसके पास है, कितनी किसके पास है, कितनी किसके पास चली गई, ट्रांसफ़र कर दी गई, कौन क्या कर रहा है, इस लैंड का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम था कैस्ट का। लैंड रिकॉर्ड को सिर्फ मेंटेन करता था, ये काम था कैस्ट जाति का। अब यहीं पे ही देखो आश्रम सिस्टम भी डेवलप हो गया। आश्रम सिस्टम भी डेवलप हो गया। और आश्रम सिस्टम के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? धर्मशास्त्र। ये धर्मशास्त्र भाई साहब जो लिटरेचर है, बुक लिखी हुई है, उसमें मेंशन है धर्मशास्त्र में चार आश्रम सिस्टम। और वो 4 आश्रम सिस्टम कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्मचार्य। दूसरा है आपका गृहस्थ। तीसरा है आपका वनप्रस्थ। VANAPRASTHA, वनप्रस्थ। और चौथा है आपका संन्यास। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला जानते हैं ब्रह्मचार्य के बारे में। ब्रह्मचार्य, BRAHMACHARYA, ब्रह्मचार्य। इसमें देखो जो ब्राह्मण वर्ण के लोग थे वो 5 साल के जब हो जाते थे और 25 साल तक उन्हें एजुकेशन दी जाती थी। मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब था एजुकेशन लेना, मेनली एजुकेशन। तो जो ब्राह्मण थे 5 से 25 साल तक की एज के लिए उनकी एजुकेशन दी जाती थी। और जो क्षत्रिय थे उन्हें 3 साल लेट दी जाती थी। 8 से 25 साल तक ये क्षत्रिय को दी जाती थी, यानी कि 3 साल ज़्यादा एजुकेशन ब्राह्मण को दी जाती थी। यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि आपको पता है वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम यहाँ पे फुली एस्टेब्लिश हो चुका है, तो यहीं पे डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया। अब अधिकार क्षत्रिय को भी 3 साल कम पढ़ने का अधिकार था। कम पढ़ेंगे, कम दिमाग रहेगा, उनके नीचे रहेंगे, समझ रहे हो आप। और जो वैश्य थे वो 11 और इनसे 3 साल और कम, क्षत्रिय से भी 3 साल और कम एजुकेशन लेंगे। 11 से 25 साल तक एजुकेशन लेंगे वैश्य। बचे शूद्र, उनका क्या होगा? उनका आप सोच सकते हो, उन्हें पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। नो एजुकेशन एट ऑल। ब्रह्मचार्य जीवन में एजुकेशन मेन सिस्टम था और एजुकेशन जीने का अधिकार उन्हें बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ब्रह्मचार्य का जो मेन मोटिव था वो एजुकेशन ही था और शूद्र को ये अलाउ नहीं था। तो ब्रह्मचार्य आश्रम का मेन मोटिव था एजुकेशन लेना। और बॉयज़ जब इसमें एंटर करते थे एजुकेशन लेने के लिए, तो उस टाइम पे एक सेरेमनी होती थी, उत्सव होता था। उत्सव को बोलते थे। जैसे मान लो किसी के घर से 5 साल का बच्चा हो गया, अब उसे एजुकेशन देने के लिए भेजते हैं गुरु के पास, तो उस टाइम पे उस घर के लोग कुछ उत्सव करते थे। उस उत्सव का नाम देते थे सेरेमनी का उपन्यास सेरेमनी। तो अब जब 25 साल का बच्चा हो गया, अब इससे कहते थे भाई साहब अब 25 साल का हो गया, अब तू गृहस्थ जीवन जी, मतलब शादी कर ले, बच्चे पैदा कर और एंजॉय कर। तो जो गृहस्थ जीवन है उसका मोटिव था शादी करना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना और एंजॉय करना लाइफ में, यानी कि मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी कि सांसारिक जो जीवन है उसका आनंद लेना, मेन मकसद इसका ये था। और सोसाइटी और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, उठाना। अच्छा, ब्रह्मचार्य था जो वो था आपका 25 साल तक एज तक, फिर 26 से 50 साल तक की एज तक गृहस्थ जीवन, और फिर आया आपका तीसरा वनप्रस्थ। अब जब 50 साल का बंदा हो गया, 25 साल भाई साहब उसने खूब एंजॉय कर लिया अपनी लाइफ का, कि अब भाई साहब तूने फैमिली और सोसाइटी की जो जितनी भी जिम्मेदारियां उठा ली, सांसारिक जीवन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का एंजॉय पूरा ले लिया, अब आजा वनप्रस्थ में, यानी कि अब तू ज्ञान जो और अर्जित करने के लिए आजा। अब ये घर छोड़ देता था, यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड था जो संसार था, सांसारिक संसार मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उसको छोड़ के
अब ये वनों में जंगलों में चला जाता था और ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो ये हो गया वानप्रस्थ। अब चौथा आ गया संन्यास। संन्यास संन्यास में क्या था, अब ये वानप्रस्थ जीवन को छोड़ दिया, क्योंकि जितने भी घूम घूम के इसने नॉलेज जो प्राप्त किया अभी तक 75 साल में, क्योंकि ये था 51 से 75 साल वानप्रस्थ। अब 75 साल के बाद यानी कि 76 साल में जब तक ये जिएगा, जब तक मरेगा नहीं, तब तक जितनी भी नॉलेज ज्ञान इसने अर्जित किया है, प्राप्त किया है, अक्वायर्ड किया है, द नॉलेज ही अक्वायर्ड इन फर्स्ट 3 आश्रम, अब वो पूरी सोसाइटी में शेयर करेगा इसको। ही हैज टू शेयर द नॉलेज ही अक्वायर्ड इन फर्स्ट 3 स्टेज। तो जितनी भी नॉलेज उसने पहली 3 स्टेज में अक्वायर की है, अपन मतलब अर्जित की है, उसको अब सोसाइटी में, समाज में बांटेगा। अब ये जो आश्रम सिस्टम था, स्टार्टिंग में देखो इसमें गर्ल्स भी अलाउ थी, गर्ल्स को भी भेजा जाता था पढ़ने के लिए ब्रह्मचार्य में, स्टार्टिंग में अलाउड थी, लेकिन बाद में लड़कियों को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया आपको पता है? सब आजकल भी आपको पता है, लड़की लड़के एक साथ होते हैं तो क्या कांड होते हैं, तो उस टाइम पे तो क्या ही इतना डेवलप समाज था। तो इस वजह से लड़कियों को और अधिकार भी सेम नहीं थे। यहाँ पे पता है आपको, जो वुमन थी वो सबऑर्डिनेट बना दी गई थी, मैन के इशारे पे अब नाचने लगी थी। तो यहाँ पे लड़कियों को बाद में रोक लिया जाता था पढ़ने से भी। अब जानते हैं इनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में। धार्मिक जीवन कैसा था इनका, कौन से भगवान की पूजा करते थे और किस तरह से करते थे। आज की तरह मूर्ति पूजा करते थे, नारियल फोड़ते थे, क्या चढ़ाते थे, ये सब कुछ जानते हैं इनके बारे में। देखो इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड थे इस पीरियड में, वो थे इंद्र, INDRA, इंद्र। और जो अग्नि हुआ करती थी, देखो ऋग्वैदिक पीरियड में, अब अग्नि यहाँ पे अपनी सिग्निफिकेंस लॉस्ट कर चुकी थी। अब इनका जो मोस्ट फेमस जो गॉड था वो इंद्र ही हो गया। लेकिन इसके इंद्र के साथ साथ यहाँ पे ना जो ट्राइनिटी का कंसेप्ट है, ट्राइनिटी का कंसेप्ट वो यहीं पे डेवलप हो गया लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में देखो, ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं था ये, 1000 से लेके 600 BC के बीच की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे डेवलप हुआ। मतलब आज से कितने साल पहले, 2000 ये लगा लो, 1000 वो, यानी कि लगभग 3000 साल पहले अब यहाँ पे ट्राइनिटी कंसेप्ट पैदा हो गया। TRINITY, ट्राइनिटी कंसेप्ट मतलब त्रिदेव। त्रिदेव कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, आज जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें बोलते हो, वो कंसेप्ट यहीं पे भाई साहब स्टार्ट हो चुका है। यहाँ के लोगों ने ये कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया। तो पहला था यहाँ पे ट्राइनिटी गॉड में प्रजापति, नाम दिया उसका प्रजापति, यानी कि यह है क्रिएटर गॉड, यानी कि सृष्टि को बनाने वाले। अब ये प्रजापति यहीं पे जन्म ले लिया इन्होंने, यहाँ के लोगों ने अपना नया गॉड को नाम दे दिया प्रजापति, यानी कि क्रिएटर गॉड। दूसरे आ गए विष्णु जी। अब विष्णु कौन है? प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर। ये भरण पोषण लालन पालन करते हैं विष्णु, प्रिजर्वर यानी कि रक्षा करते हैं। और तीसरे हो गए भाई साहब रुद्र। रुद्र यानी कि डिस्ट्रॉयर, ये नष्ट कर देते हैं, जब इनको क्रोध आता है तो ये नष्ट कर देते हैं, रुद्र। तो ये ट्राइनिटी गॉड कंसेप्ट यहाँ पे जन्म ले लिया। और यहाँ पे देखो इस टाइम में बहुत सारे पशुओं की भी पूजा स्टार्ट हो गई, एनिमल वर्शिप, और एनिमल का सेक्रीफाइस भी स्टार्ट हो गया। एनिमल्स का सेक्रीफाइस यानी कि जब पूजा क्या करते थे तो पशुओं का बलिदान दिया करते थे। जैसे आज भी आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में पशुओं की गर्दन काट दी जाती है बहुत सारे उत्सव में लोगों द्वारा। तो एनिमल सेक्रीफाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और क्या था इसके बारे में? देखो मोस्टली, और तो इनकी जो लाइफ है वो सेम जो ऋग्वैदिक पीरियड में चला आ रहा था वो भी यहाँ पे चला आ रहा है, और जो एक्स्ट्रा जो डेवलप हुआ है लेटर वैदिक पीरियड में वो हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो मेनली यही था इनके बारे में। अब हम आगे जानेंगे संगम एज के बारे में। संगम एज, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में क्या दिया है संगम एज के बारे में? ये कब से कब तक आती है?
3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी C तक, CE या AD बोल लो। तो ये 300 से लेके लगभग 300 BC से लेके 300 CE या AD। 3rd BC सेंचुरी का मतलब क्या है? 300 BC से लेके 300 CE। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि देखो लेक्चर अभी 35 मिनट का हो गया, फिर ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? बड़ा लेक्चर हो जाता है फिर, तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम इसे।